Good morning, everyone. I hope you all are fine. So, in the previous class, we had discussed about the other modes of nutrition, and in that particular topic, we had already discussed about the parasitic mode of nutrition and the insectivorous mode of nutrition. So, today we are going to discuss about the saprotrophic mode of nutrition. But before that, you must know the definition of saprotrophs. Saprotrophs क्या होते हैं? Saprotrophs are those plants and animals which feed on dead and decaying matter. वो plants और animals जो dead and decaying matter के ऊपर survive करते हैं, वहां से अपने nutrients को get करते हैं, वो सारे के सारे plants और animals आते हैं उस कैटेगरी में जिसको बोला जाता है saprotrophs. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है मशरूम. आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे आपको व्हाइट कलर के कुछ प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है या बारिश की वजह से वो ग्रो करते हैं. तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स में, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द प्लांट्स इटसेल्फ आर नोन एज सेप्रोट्रोप्स. So related to this, one activity is there, activity number 1.2. In this activity, what you have to do, सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विद वाटर. आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और उसको वाटर की हेल्प से मॉइस्ट कर देना है, उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर आपको डाल देना है. इसके बाद लिव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस अंटिल द फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन इट. इसके बाद इसको एक ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पे रखना है जहां पर वार्मनेस भी हो और मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो. वहां पर इसको रखने के बाद नेक्स्ट what you have to do, you have to wait for 2-3 days. 2-3 दिनों तक आपको उसका वेट करना है जब तक उसके ऊपर ग्रीन कलर के या ब्राउन कलर के फ्लफी पैचेस आपको देखने को नहीं मिलते. तो ये दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं. इसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, वो जो आपका ब्रेड पीस है उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना है. किस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलती हैं. तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करोगे तो वहां पर आपको कॉटन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, कॉटन जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे. ये जो कॉटन जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये एक प्लांट होते हैं, प्लांट की एक टाइप है जिसको बोलते हैं फंगस. फंगस जो है वो एक सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है और इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. बेसिकली ये अपनी नरिशमेंट को किस तरह से गेट करते हैं, सबसे पहले ये क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं. वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को सोल्यूबल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं. उस सोल्यूबल सॉल्यूशन को ये जितने भी आपके फंगस हैं वो उसको इनटेक करते हैं और अपनी नरिशमेंट को पूरा करते हैं. तो इस तरह से जब भी कोई एक प्लांट और एनिमल अपने न्यूट्रिएंट्स को गेट करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से इन द सॉल्यूशन फॉर्म, देन दैट पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द प्लांट्स आर नोन एज सेप्रोट्रोप्स. So saprotropic mode of nutrition is also a type of heterotropic mode of nutrition. तो heterotropic में हमने 3 टाइप पढ़े. बेसिकली आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द लास्ट वन इज द सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अलावा सेप्रोट्रॉप्स की कुछ और एग्जांपल्स हैं. जैसे आपने देखा होगा रेनी सीजन के टाइम पे आपका जो पिकल्स है उसके अंदर फंगस लग जाती है, व्हाइट कलर की फंगस आपने देखी होगी. सो दैट फंगस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स. इसके अलावा फूड स्पॉइल हो जाता है रेनी सीजन के टाइम पे, आपके शूज जो हैं लेदर के वो स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो वो सब कुछ होता क्या है, वो बेसिकली होता है फंगस की वजह से. फंगस क्या होते हैं, ये स्पोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर और जब भी इनको नेसेसरी कंडीशंस मिलती हैं ग्रो करने के लिए तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. बेसिकली ये एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं. उसके बाद जब ये ग्रो करते हैं तो एक लार्ज स्केल के ऊपर ये ग्रो करते हैं और चीजों को स्पॉइल करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती क्या है, बेसिकली व्हेन ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर टू शेयर द डिफरेंट थिंग्स. जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इकट्ठे शेयर करते हैं शेल्टर को, न्यूट्रिएंट्स को और सरवाइव करते हैं इकट्ठे, तो वो जो रिलेशनशिप होती है उनके बीच की वो कहलाती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक सिंपल सा एग्जांपल है कि बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर फंगस प्रेजेंट होती है. तो
तो वो फंगस बेसिकली करती क्या है, वो फंगस करती है वाटर एंड मिनरल सॉइल से प्रोवाइड करती है प्लांट को। बदले में प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो आपका फूड आपका जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस फूड का कुछ शेयर वो फंगस को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोनों सरवाइव कर पाते हैं अच्छे तरीके से, और रिलेशनशिप कहलाती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका एक और एग्जांपल है लिचेंस। लिचेंस में बेसिकली होता है क्या है, एक तो होती है आपकी एल्गी, दूसरी होती है आपकी फंगस। तो एल्गी का कलर होता है ग्रीन, मींस उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करती है। इसके अलावा फंगस नॉन ग्रीन है कलर में, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकती, तो इसीलिए वो क्या करती है, वो शेल्टर और रॉ मटेरियल्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो प्रोवाइड करती है। रॉ मटेरियल्स में क्या आते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हैं और एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है ये कहलाती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Now we are going to discuss the last topic of this particular chapter, how nutrients are replenished in the soil. But before that, one blue box is given there in your chapter, and in that what is given, जो फंगस होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत सारी डिजीजेस के लिए। एज वी हैव सीन दैट दे आर स्पॉइलिंग द फूड एंड द अदर मटेरियल्स इन आवर daily life, as well as they are responsible for the many diseases in human beings also. So but they are useful also, as in the field of medicine they are used for making different types of medicines for different types of diseases. So these are the 2 points that we have to discuss and that are given in the blue box also. So now let's discuss about the how nutrients are replenished in the soil. As we grow crops in the fields regularly, so there is a decline of nutrients in the soil. जब हम लगातार क्रॉप्स को उगाते हैं फील्ड्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो फिनिश होना स्टार्ट कर देते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर हम रेगुलरली क्रॉप्स को उगाना चाहते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो किस तरह से इस अमाउंट को पूरा किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से एनरिच किया जाता है सॉइल के अंदर, उसके जो मेथड्स हैं वो बेसिकली ये हैं। जो सबसे फेमस मेथड है जिसको नॉर्मली सभी फार्मर्स यूटिलाइज करते हैं, दैट इज द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। आपने देखा भी होगा फार्मर्स को ऐड करते हुए डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को फील्ड्स के अंदर। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं इसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इरिगेशन के टाइम पे वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल के साथ वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और जो प्लांट जो है वो उसको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को भी मिलते हैं, और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अमाउंट सॉइल के अंदर भी बनी रहती है। कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सॉइल के अंदर रिटेन रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का कंसेप्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। जैसे कुछ एक लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट्स जैसे ग्राम है, पी है, मूंग है, बीन्स है, इन सभी की रूट्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में, क्योंकि जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, और प्लांट्स को जरूरत होती है नाइट्रोजन की ताकि वो प्रोटीन को बना सकें, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकें। तो ये क्या करता है, ये जब उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो प्लांट क्या करते हैं, उसको रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस सॉल्युबल फॉर्म में और यूटिलाइज कर लेते हैं एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो ये जो रिलेशनशिप है, बदले में ये जो प्लांट है ये इसको क्या करते हैं, ये इसको फूड प्रोवाइड करते हैं जो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये काफी बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए। तो in this particular chapter we had discussed about the different types of mode of nutrition, the autotrophic mode of nutrition that exists mainly in green plants, and after that we had discussed about the heterotrophic mode of nutrition, उसमें हमने parasitic mode of nutrition, saprotrophic mode of nutrition के बारे में पढ़ा, insectivorous mode of nutrition के बारे में भी। तो इंसेक्टिवरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा। इंसेक्टिवरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने एक एग्जांपल किया था पिचर प्लांट का। पिचर प्लांट क्या करता है, बेसिकली वो इंसेक्ट्स को ईट करता है और अपने न्यूट्रिशन को गेट करता है। इसके अलावा
वो ग्रीन होता है कलर में, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी परफॉर्म करता है. सो वी कैन से दैट इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन is partially heterotrophic, or we can say that the mode of nutrition that is found in pitcher plant is partially heterotrophic. क्योंकि यहाँ पर वो दो तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स को गेट करता है. एक तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो फूड को प्रिपेयर करता है, दूसरा वो जो इंसेक्ट्स को ईट करता है उनसे भी वो न्यूट्रिएंट्स गेट करता है. So that was all about chapter number 1, nutrition in plants. So that's all for today's class. Thank you and have a nice day.